हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मिडिवल हिस्ट्री की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें मैं दिल्ही डायनेस्टी तक पहुंचा था और दिल्ही डायनेस्टी में हमने बताया था कि दिल्ही डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था और इसी वजह से उस दिल्ली सल्तनत का नाम दास वंश पड़ गया। तो दास वंश से ही दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया और 1210 में चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात उसका जो पुत्र था आराम शाह वो शासक बना। तो जैसा नाम वैसा गुण, आराम शाह उसका नाम था और वो आराम ही करता रहता था। बहुत ही अयोग्य व विलासी शासक था और जल्दबाजी में वहाँ के अमीरों ने उसको शासक नियुक्त कर दिया था। लेकिन इल्तुतमिश जो था उसने आराम शाह की हत्या किया और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। तो आज का जो चैप्टर है वो इसी इल्तुतमिश की कहानी है, इल्तुतमिश की स्टोरी पर बेस्ड है। इल्तुतमिश भी एक दास था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। तो दोस्तों, ये एक दास के दास की कहानी है जिसके बारे में आज हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इल्तुतमिश का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस हैं और उसका फिर मैं आंसर भी दूंगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में मैं उल्लेख करूंगा। सबसे पहली बात कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाउंडर एंड रियल फाउंडर, सबसे पहले हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। तो यहाँ से पहले ये बात क्लियर करेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो वो ऐबक ने की थी। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो इल्तुतमिश था। दोस्तों, बहुत सारे इतिहास में ऐसे वंश हुए हैं जिनका संस्थापक अलग माना जाता है और वास्तविक संस्थापक अलग माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक का क्या अर्थ है, सबसे पहले हम इस मुद्दे को समझेंगे। तो वास्तविक संस्थापक का मतलब ये होता है कि जिसने अपने सल्तनत का बहुत ही अच्छे से विस्तार किया हो, मतलब जिसके कार्यकाल में उस डायनेस्टी का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ हो, उस शासक को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये क्लियर करनी है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश क्यों था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कारण हैं जो कि उसके वास्तविक संस्थापक जो वर्ड यूज किया जाता है वो उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ऐबक ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी या राजधानी बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, लाहौर में बनाई थी। दूसरी बात, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी। तो पहली चीज तो यही क्लियर हो गया होगा कि इसने राजधानी कहाँ बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी, इसलिए दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इल्तुतमिश को 1229 में बगदाद के खलीफा से प्रमाण पत्र या उसको हम खिलियत भी कहते हैं या उसको मान्यता पत्र भी कहते हैं। ये बगदाद का खलीफा जो था वो मुस्लिमों का प्रधान था और खलीफा ने इसको मान्यता पत्र प्रदान किया था, मतलब उसको एक प्रमाण पत्र दिया था। जैसे कि हम लोग हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएट लेवल पर हमको जब डिग्री प्राप्त होती है, प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तभी हम ये माना जाता है कि आपने उस एकेडमिक कोर्स को या एकेडमिक डिग्री को पूर्ण कर लिया। तो बगदाद के खलीफा से इसको प्रमाण पत्र मिला था और तभी से जो दिल्ली थी वो दिल्ली सल्तनत की वैध राजधानी बन गई और जो इल्तुतमिश था वो क्या बन गया, दिल्ली सल्तनत का वैध सुल्तान बन गया। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई थी और इसको बगदाद के खलीफा द्वारा प्रमाण पत्र मिला था। अब हम इल्तुतमिश की राजनीतिक घटनाक्रम पर डिस्कस करेंगे।
तो कोई भी पिक्चर है उसके लिए हमें उसके फ्लैशबैक पे भी जाना होता है, और स्टोरी का जो कनेक्शन है वो हिस्ट्री में आप बहुत जब अच्छे से समझोगे तभी पूरी जो है वो पोजीशन क्लियर होगी। तो हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी का जो कार्यकाल था, मोहम्मद गोरी के कार्यकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका दास था, उसी के नेतृत्व में उसके नेतृत्व में मोहम्मद गोरी ने बहुत सारे विजय अभियान किए थे। तो इल्तुतमिश गोरी के समय में ही 1197 में गुजरात की विजय की थी। तो गुजरात की विजय कार्यकाल किसका था? ये गोरी का था। नेतृत्व किसका था? ऐबक का था। हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ऐबक ने ही उसके सारे विजय अभियान में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो इसी गुजरात विजय के पश्चात ऐबक जो था ये इल्तुतमिश को खरीद कर ले आया था और इल्तुतमिश को उसने दास बनाया। और चूंकि इल्तुतमिश ऐबक का दास था और ऐबक गोरी का दास था, इस वजह से इल्तुतमिश को हम क्या कहते हैं? दास का दास। तो यहाँ से पूरी आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी कि गोरी का दास कौन था? ऐबक था, और ऐबक का दास कौन था? इल्तुतमिश था। क्लियर? अब हम चलते हैं इल्तुतमिश से के जीवन से जो संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसका जो राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इल्तुतमिश के राजनीतिक इतिहास को चर्चा में लाने से पहले हम कुछ पूरी स्टोरी को समझेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि गोरी की जब मृत्यु हुई थी तो उसके पश्चात इसके जो प्रमुख दास थे, एक तो ऐबक था। ऐबक उसको भारत का क्षेत्र मिला था। यल्दौज जो था उसको गजनी का क्षेत्र मिला था, और जो नासिरुद्दीन कुबाचा था उसको सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिला था। इसके अतिरिक्त एक और उसका दास था अली मर्दान खां। तो अली मर्दान खां जो था इसने बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। तो अब हम जब इल्तुतमिश को पढ़ेंगे तो इसका कनेक्शन जो है इन लोगों से भी आपको मिलेगा। तो पहली चीजें, पुरानी चीजें जब आप क्लियर हो जाएंगे तो इस पिक्चर को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठा तो ये कहा जाता है कि उसका जो भी शासन काल था वो भी एक कांटों की सेज के समान था। इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो चुनौती किसकी थी? ये यल्दौज की, नासिरुद्दीन कुबाचा की और अली मर्दान खान की। तो अब हम तीनों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप समझोगे। तो इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो इसके सामने जो प्रमुख चुनौती थी वो किसकी थी? एक तो यल्दौज की थी, दूसरी किसकी थी? कुबाचा की थी, और तीसरी किसकी थी? अली मर्दान खां की। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का सुल्तान बने। तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में सबसे पहले 1215 में तराइन का थर्ड युद्ध हुआ। तराइन का थर्ड युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। और इस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी हुआ और यल्दौज क्या हुआ? डिफीट हो गया। तो सबसे पहले जो इसका जो प्रतिद्वंदी था यल्दौज, उससे इसका सामना हुआ। और तराइन का तृतीय युद्ध, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि तराइन का फर्स्ट युद्ध और सेकंड युद्ध बहुत ही चर्चित है, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। लेकिन ये तराइन का तृतीय युद्ध माना जाता है, और ये 1215 में हुआ था इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ। तो यहाँ से जो गजनी था उस पर अधिकार कर लिया इसने, इल्तुतमिश ने। इसके पश्चात जो अगला प्रतिद्वंदी कौन था उसका? कुबाचा था। और कुबाचा से 1217 में इसका युद्ध हुआ इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में। और इस युद्ध में भी इल्तुतमिश विजयी हुआ और कुबाचा की पराजय हुई। तो यहाँ से इल्तुतमिश ने लाहौर को अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन एक बात आप नोटिस करिएगा कि सिंध और मुल्तान को वो जीत नहीं पाया था। तो यहाँ पर दूसरे प्रतिद्वंदी से भी इसका मुकाबला हुआ और यहाँ भी इल्तुतमिश की विजय हुई। इसके पश्चात
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि इसी बीच में मंगोलों का आक्रमण, चंगेज खां का आक्रमण हुआ और इसकी एक अपनी स्टोरी है कि ख्वारिज्म का जो शासक था मांगबरनी, मांगबरनी कहते हैं कि चंगेज खां की जो पुत्री थी, चंगेज खां की जो पुत्री थी, इसका इसका प्रेम प्रसंग था। तो प्रेम प्रसंग था तो चंगेज खां ने मांगबरनी का पीछा किया सिंध तक और चंगेज खां ने इल्तुतमिश से कहा कि आप इसको शरण नहीं दोगे और आप इसको मतलब अवॉइड करोगे। तो इल्तुतमिश ने बहुत ही दूरदर्शिता का प्रयोग किया और ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने उसको शरण भी नहीं दिया और उसकी कोई सहायता नहीं की और एक बहुत बड़ा जो आक्रमण का भय था, मंगोल आक्रमण का, वो भारत से टल गया। तो इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता की बदौलत मंगोल आक्रमण को यहाँ से मतलब रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ चूंकि फिर बैक स्टोरी में आते हैं कि यहाँ इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में युद्ध हुआ था, वो सिर्फ लाहौर जीत पाया था और बाद में 1227-28 के नियर अबाउट इसने इल्तुतमिश ने कुबाचा को फाइनली डिफीट कर दिया और इसकी हत्या कर दी, सॉरी इसको डिफीट कर दिया और कुबाचा ने अपमानित होकर सिंध नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इल्तुतमिश के समय में किस शासक ने आत्महत्या कर ली थी सिंध नदी में कूदकर, तो वो कौन है? नासिरुद्दीन कुबाचा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पहले उसने एल्दौज को हराया और ये कुबाचा को भी उसने फाइनली जो है वो डिफीट दे दिया और कुबाचा जो था वो लास्ट में उसने सुसाइड कर लिया। अब बात आती है अली मर्दान खां की। तो ऐबक के समय में अली मर्दान खां ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। अली मर्दान खां की मृत्यु के पश्चात, अली मर्दान खां की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र जो था हिसामुद्दीन एवाज, ये शासक बना बंगाल का और इल्तुतमिश से इसका संघर्ष हुआ और कहते हैं कि एवाज ने सरेंडर कर दिया और इल्तुतमिश ने बंगाल पर अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर लिया। तो ये बिल्कुल इसका राजनीतिक घटनाक्रम है जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एल्दौज, कुबाचा और अली मर्दान खां से जो रिलेटेड है। अब हम इल्तुतमिश से रिलेटेड जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्ट, उसके जो निर्माण कार्य हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसके द्वारा जो जारी किए गए मुद्रा हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इल्तुतमिश के समय में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए। इसमें जो सबसे फेमस है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया, तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक को लगाओगे और अगर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण किया तो आप किसको लगाओगे? इल्तुतमिश को। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा इसने नागौर में अतराकिन दरवाजा का निर्माण कराया, अतराकिन दरवाजा का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कौन था? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो था वो इल्तुतमिश था और जो पहला मकबरा बनवाया था वो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो ये एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है बार बार, इसको ध्यान रखिएगा कि इस्लामी शैली का जो पहला मकबरा है या मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कौन है, तो वो कौन है? इल्तुतमिश है। और पहला मकबरा कौन है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और ये किसकी याद में बनवाया था? किसका मकबरा था ये? नासिरुद्दीन महमूद का जो इसका पुत्र था। तो यहाँ से इसके जो निर्माण कार्य हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे और इन सिक्कों का नाम क्या था? एक तो चांदी का टका था और दूसरा क्या था? तांबे का जीतल।
तो ये 2 शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। चांदी का टका जो था वो 175 ग्राम का था। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने कराया। और कौन से 2 सिक्के थे, एक चांदी का टका था और तांबे का जीतर था। और सिक्कों पर इसने अपने आप को सुल्तान नाम घोषित करके इसने खलीफा का प्रतिनिधि जो है उस पर अंकित करवाया, या प्रतिनिधि अपने आप को माना। तो ये इल्तुतमिश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। क्लियर? अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी लगातार पूछे जाते हैं। पहली बात, चालीसा या इसको तुर्कान ए चिहालगानी भी कहा जाता है। इस संगठन का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। तो ये था क्या, ये 40 तुर्की अमीरों का संगठन था। और इसने जो 40 तुर्की अमीरों का संगठन बनाया वो उसके शासन प्रशासन में सहयोग करने के लिए बनाया था। बाद में जब बलबन आता है तो बलबन बहुत ही निरंकुश शासक था, और चूंकि वो चालीसा का सदस्य रह भी चुका था तो वो ये नहीं चाहता था कि जो अमीरों का संगठन है उसके खिलाफ विद्रोह कर सकें। इसलिए जब बलबन आया तो उसने चालीसा का दमन कर दिया। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चालीसा का निर्माण किसने किया, तो निर्माण किसने किया, ये किया इल्तुतमिश ने। गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने। और इसका दमन किसने किया, यानी इसको समाप्त किसने किया, तो बलबन ने। चालीसा क्या था, तो ये 40 तुर्की अमीरों का संगठन था। इसके अतिरिक्त इसकी एक व्यवस्था और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इक्ता व्यवस्था। इस पे भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो इक्ता व्यवस्था को जानने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि इक्ता क्या था। तो मान लीजिए कि ये आपका साम्राज्य है और यहाँ पर जो सैनिक थे उनको नगद वेतन न देकर छोटे छोटे भूमि प्रदान किए जाते थे। तो इक्ता क्या था कि वेतन के बदले जो भू आवंटित की जाती थी उसको हम क्या कहते थे, इक्ता। और इसी इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था, तो इसका प्रचलन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। अब जब आगे खिलजी वंश आता है तो खिलजी वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर फिर से नगद वेतन देने की परंपरा जो है उसने स्टार्ट की। तो इक्ता व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रचलन प्रारंभ किसने किया था, तो इस पे इसका आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश होगा। और इसको समाप्त किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। तो यहाँ से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं लगभग मैंने उसको क्लियर करा दिया है। और इसके अतिरिक्त 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया और 1236 में कहते हैं बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरी पिक्चर जो है, चूंकि इतिहास मैंने पहले भी बताया है कि हिस्ट्री जो है उसको जब आप पूर्व स्टोरी से जब आप कनेक्ट करके अच्छे से समझोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो किसी भी लेक्चर को देखने से पहले आप उसके पहले के लेक्चर्स को भी देखें ताकि उसका कनेक्शन आप अच्छे से रिलेट कर सकें। तो वीडियो को आप लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर देते रहिए। थैंक यू।